भारत की सरकार काम कैसे करती है, ये समझना कई बार थोड़ा मुश्किल लग सकता है। लेकिन आज हम इसे किसी भारी भरकम किताब से नहीं, बल्कि एक बड़े ही अनोखे नजरिए से समझने वाले हैं, एक एग्जाम के जरिए। ये वो एग्जाम है जो तय करता है कि देश के भविष्य के एडमिनिस्ट्रेटर कौन होंगे। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को चलाने के लिए आखिर जानना क्या पड़ता है। इसका जवाब हमें उन सवालों में मिलेगा जो देश के सबसे काबिल उम्मीदवारों से पूछे जाते हैं। और ये सवाल हमें दिखाते हैं कि एक अच्छे प्रशासक को क्या क्या पता होना चाहिए। तो ये सिर्फ एक टेस्ट पेपर नहीं है, ये तो भारतीय शासन का एक ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा है। ये हमें बताता है कि एक एडमिनिस्ट्रेटर से क्या उम्मीद की जाती है, देश की व्यवस्था, उसके स्तंभों और नागरिकों के अधिकारों की एक गहरी समझ। तो चलिए इस नक्शे को साथ मिलकर डीकोड करते हैं। इस सफर में हम 5 मेन स्टॉप्स पर रुकेंगे। पहले देखेंगे कि असली पावर किसके पास है, फिर कानून कैसे बनते हैं, संविधान के दिल में क्या है, इस पूरे सिस्टम के गार्डियंस कौन है, और आखिर में एक नागरिक के अधिकार और उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, द पावर्स दैट बी, यानी कि सत्ता की शक्तियां। यहां हम देश के सबसे ऊंचे पदों जैसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की शक्तियों और उनकी सीमाओं को समझेंगे। और देखिए, इस एग्जाम का पहला ही सवाल हमें सीधे सत्ता के संतुलन के एक बहुत जरूरी पहलू पर ले आता है। ये सवाल प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट के रिश्ते के बारे में है, और ये दिखाता है कि कैसे एक की शक्ति दूसरे को कंट्रोल करती है। तो इसके नियम हैं क्या? अब यहां पर जो पावर्स का बैलेंस है ना, वो देखने लायक है। सुप्रीम कोर्ट खुद से कोई सलाह नहीं दे सकता, और ना ही उसे हर मामले पर सलाह देने के लिए मजबूर किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, प्रेसिडेंट उस सलाह को मानने के लिए मजबूर नहीं है। ये दिखाता है कि हमारे सिस्टम में कोई भी एक संस्था सबसे ऊपर नहीं है। अच्छा, तो ये पावर आती कहां से? ये आती है संविधान के आर्टिकल 143 से, जिसे एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन कहते हैं। ये एक बहुत ही यूनिक सिस्टम है। इससे सरकार किसी कानूनी पेज पर सुप्रीम कोर्ट की राय ले सकती है, ताकि कोई बड़ा फैसला लेने से पहले पूरी क्लैरिटी हो। और ये सब न्यायपालिका की आज़ादी को बनाए रखते हुए होता है। चलिए अब राष्ट्रपति से आगे बढ़कर प्राइम मिनिस्टर के रोल को देखते हैं। एग्जाम का ये सवाल हमें उनकी असली शक्तियों की एक झलक देता है। प्रधानमंत्री ही तय करते हैं कि कौन सा मंत्री कौन सा विभाग संभालेगा, वही कैबिनेट की मीटिंग्स को हेड करते हैं, और वही प्रेसिडेंट को लोकसभा भंग करने की सलाह दे सकते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि भारत में असली एग्जीक्यूटिव पावर प्रधानमंत्री और उनकी टीम के पास होती है, न कि राष्ट्रपति के पास। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि सरकार कौन चलाता है, पर देश के कानून कहाँ और कैसे बनते हैं। तो हमारा अगला पड़ाव है संसद, जो भारत की सबसे बड़ी पंचायत है। देखिए, एक सांसद का काम सिर्फ कानून बनाना ही नहीं होता, उन्हें कुछ खास तरह की प्रोटेक्शन भी दी जाती है, ताकि वो बिना किसी डर या दबाव के जनता की आवाज उठा सकें। ये सवाल उसी संवैधानिक कवच के बारे में है, और इसका जवाब है आर्टिकल 105, जो सांसदों को संसदीय विशेषाधिकार देता है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कोई सांसद संसद के अंदर किसी मुद्दे पर कुछ भी कहता है, तो उस पर बाहर की किसी अदालत में केस नहीं हो सकता। ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से ये पक्का होता है कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि बिना किसी डर के खुलकर बोल सकें। देखिए, गवर्नेंस सिर्फ बड़ी बड़ी बातों या सिद्धांतों का खेल नहीं है, इसमें फैक्ट्स और फिगर्स भी बहुत मायने रखते हैं। ये सवाल राज्यसभा में सीटों के बंटवारे से जुड़ा है। यहां उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के आंकड़े तो सही हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के नहीं। ये दिखाता है कि एक अच्छे प्रशासक को देश के हर राज्य के प्रतिनिधित्व की सटीक जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इसी से देश का फेडरल स्ट्रक्चर बनता है। चलिए अब बात करते हैं उस किताब की जो इन सब चीजों को एक साथ बांध कर रखती है, हमारा संविधान। ये हमारे देश का ब्लूप्रिंट है, और हां, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, मतलब इसे समय के साथ बदला भी जा सकता है। ये सवाल तो सीधा हमें संविधान की आत्मा, मतलब प्रियम्बल तक ले जाता है। सेक्युलर या पंथ निरपेक्ष शब्द हमेशा से इसका हिस्सा नहीं था। इसे 1976 में 42वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। यह इस बात पर जोर देता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, और वो सभी धर्मों का बराबर सम्मान करेगा। ये जो टाइमलाइन है ना, ये दिखाती है कि हमारा संविधान कैसे वक्त के साथ साथ बदला है, इवॉल्व हुआ है। एग्जाम में इन संशोधनों को सही क्रम में लगाने को कहा गया था।
1992 में पंचायतों को मजबूत करने से लेकर 2002 में शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाने तक, हर एक संशोधन भारत की बदलती जरूरतों और उम्मीदों की कहानी कहता है। सोचिए, एक लोकतंत्र को चलाने के लिए क्या सिर्फ कानून बना देना काफी है? नहीं, हमें ऐसी संस्थाएं भी चाहिए जो ये पक्का करें कि नियमों को फॉलो किया जा रहा है। और यही हैं हमारे सिस्टम के गार्डियंस। और ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये हमें कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बीच का फर्क समझाता है। क्यों? क्योंकि जिन संस्थाओं का जिक्र सीधे संविधान में है ना, उनकी शक्तियां और उनकी आज़ादी ज्यादा सुरक्षित होती है। हर आयोग को अपनी पावर सीधे संविधान से नहीं मिलती। तो यहाँ जवाब एकदम साफ है। देखिए, फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इन सबका जिक्र सीधे सीधे संविधान में है, इसलिए ये संवैधानिक संस्थाएं हैं। लेकिन नीति आयोग, जिसे योजना आयोग की जगह बनाया गया था, उसे सरकार ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाया है। इसका मतलब है कि इसकी शक्ति संविधान से नहीं बल्कि सरकार के फैसले से आती है। इसलिए इसका आर्टिकल 729A से कोई लेना देना नहीं है। और अब हम आते हैं गवर्नेंस के सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी कि नागरिक। ये सेक्शन उन अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में है जो एक नागरिक और राज्य के बीच के रिश्ते को तय करते हैं। ये जो बात है ना, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बहसों से ली गई है और ये हमारे फाउंडिंग फादर्स की दूर की सोच को दिखाती है। उन्होंने ये समझा कि एक असली लोकतंत्र का मतलब सिर्फ मेजॉरिटी की सरकार नहीं होता, बल्कि ये पक्का करना भी होता है कि जो संख्या में कम हैं उनकी आवाज़ सुनी जाए और उनके अधिकारों की रक्षा हो। अब ये सवाल फंडामेंटल राइट्स की एक बहुत गहरी समझ मांगता है। क्या सारे अधिकार सबके लिए हैं या कुछ सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए ही हैं? और इसका जवाब है आर्टिकल 14, यानी कानून के सामने सब बराबर हैं। मतलब ये एक ऐसा अधिकार है जो भारत की जमीन पर मौजूद हर इंसान को मिलता है, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी। हाँ, कुछ अधिकार जैसे सरकारी नौकरी पाने का हक या वोट देने का अधिकार, वो सिर्फ नागरिकों के लिए हैं, लेकिन कानून की नज़र में सब बराबर हैं। तो इन सब सवालों से हम आखिर समझते क्या हैं? देखिए, ये सिर्फ कुछ सवाल जवाब नहीं है। ये एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए ज़रूरी नॉलेज की नींव है। वो ज्ञान जो भारत जैसे विशाल और वाइब्रेंट लोकतंत्र को चलाने के लिए चाहिए। ये एक तरह से देश का ऑपरेटिंग मैनुअल है। और मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहूंगा। अगर एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर को इन सवालों के जवाब पता होने चाहिए, तो फिर एक समाज के तौर पर हमें अपने भविष्य के लिए किन सवालों के जवाब ढूंढने होंगे? ये सवाल हम सबके लिए है ना सोचने वाली बात।